नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है पत्र एवं प्रारूप लेखन, जिसके तहत हम लोगों ने कार्यालय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, निविदा जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी के पत्र हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो निविदा है क्या है, निविदा शब्द का अर्थ क्या होता है, निविदा कितने प्रकार की होती है और निविदा को लिखने का उद्देश्य क्या है, निविदा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और निविदा लेखन का प्रारूप क्या है। इन सब बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग निविदा का अर्थ क्या है। देखिए, निविदा सूचना, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में टेंडर नोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेंडर नोटिस। अब ये निविदा जो है कौन कौन सी संस्थाएं हैं जारी करती हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो या फिर अर्ध सरकारी हो या कोई निजी संस्थान भी हो सकते हैं। वो निविदाएं कब आमंत्रित करते हैं? जब उनको अपना कोई निर्माण कार्य करवाना है या अपना कोई कार्य ऐसा है जिसकी मरम्मत करवानी है या फिर अपने किसी सामान की नीलामी करवानी है या फिर किसी सामान की आपूर्ति करवानी है। ऐसी स्थिति में उन काम को करने वाले, उस काम को करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करके, ये निविदा पत्र जो है समाचार पत्रों में प्रकाशित करके उनसे निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, ताकि उस काम को जितने भी लोग करने वाले हैं वो कम खर्चे में, कम से कम खर्चे में अधिक गुणवत्ता के साथ में कौन सी ऐसी फर्म है जो उस काम को कर सकती है। तो देखिए बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो निविदा है, निविदा का अर्थ क्या है। सबसे पहले देखिए, निविदा के शाब्दिक अर्थ की हम बात करें कि निविदा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है कि निविदा एक आवश्यक रकम लेकर, यानी कि एक आवश्यक रकम लेकर और वांछित वस्तुएं, यानी कि जो वस्तुएं चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए हमारा कोई डिपार्टमेंट है, कोई कार्यालय है, वहां पर हमें स्टेशनरी चाहिए या हमें फर्नीचर मंगवाना है या कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसकी हमको मरम्मत करवानी है या उसके लिए हमको कोई नया निर्माण कंस्ट्रक्शन करवाना है, नई बिल्डिंगें बनवानी हमें, या हमारे किसी सामान की आपूर्ति करानी, मतलब हमारी कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो वस्तुएं हम पाना चाहते हैं। तो वांछित वस्तुएं जुटा देने, यानी कि उनको देने, उनको इकट्ठा करने, देने के लिए या उस काम को पूरा करने का एक लिखित वादा है। कैसा वादा है ये? लिखित वादा है। लिखित एग्रीमेंट होता है, दोनों तरफों से एक लिखित एग्रीमेंट होता है, वादा किया जाता है, मैं इतनी लागत में, इतनी संख्या में, इस क्वालिटी में आपको इस सामान की मैं आपूर्ति करा दूंगा। ये एक लिखित वादा किया जाता है। तो वापस से देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये जो निविदा है, इस निविदा शब्द का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो निविदा आवश्यक रकम लेकर वांछित वस्तुएं जुटा देने या काम को पूरा करने का एक लिखित वादा है। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को ये जो पत्र पढ़ा रहा हूं वो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो और चाहे 11th या 12th क्लास में हो, आगे चलकर आप जितनी भी सिविल सेवाओं की एग्जाम देना चाहते हो, चाहे आरएस हो, आईएएस एग्जाम हो, पटवार का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, ऐसा कोई भी एग्जाम जिनके अंदर पत्र एवं प्रारूप लेखन का टॉपिक आता है, तो मैं इन पत्रों को उसी तरह से विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। जल्द ही हमारी एक क्लास जो है कंपटीशन क्लास को ध्यान में रख करके वापस से सारी व्याकरण में एक बार रिवीजन करवाने वाला हूं आप लोगों को। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जाकर के आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीजें हमको दिक्कत कर रही है, तो हम उसका सॉल्यूशन आप लोगों को एक वीडियो के अंदर जरूर बताएंगे।
तो आप लोग निविदा का जो शाब्दिक अर्थ है वो समझ गए होंगे कि आवश्यक रकम लेकर वांछित वस्तुएं जुटा देने या काम पूरा करने का एक जो लिखित वादा है उसे हम क्या कहते हैं, निविदा। आगे और देखिए, इसको परिभाषा के रूप में इसको समझाने की कोशिश की गई है कि जब किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या गैर सरकारी कोई कार्यालय या प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान का मतलब आप समझते हो कोई फर्म, कोई संस्था, ठीक है ना, कार्यालय प्रतिष्ठान के द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य को संपन्न कराने के लिए, उसे पूरा कराने के लिए, अपना कोई निर्माण कार्य, तो मैंने अभी समझाया कि उसको अपनी नई बिल्डिंगें निर्माण करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, कोई चार दीवारियां करवानी है, जैसे गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट चलते हैं, उसको सरकारी विद्यालय बनवाने या कोई और चीजों का निर्माण करवाना है, तो उस काम को करने के लिए टेंडर छोड़े जाते हैं। भाई सड़क का निर्माण करते हैं, टेंडर छोड़ते हैं। मान लीजिए कोई अभी नई विद्युतीकरण आए और कहें कि भाई इसको भूमिगत किया जाएगा, तो इस काम को करने के लिए कौन सक्षम लोग हैं उनको ढूंढने जाएगा, यानी कि उनके लिए निविदाएं क्या दी जाएगी, आमंत्रित की जाएगी कि शहर में या स्टेट में या देश में ऐसी कौन कौन सी फर्म है, ऐसी कौन सी संस्था है जो उस काम को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय या प्रतिष्ठान के द्वारा अपने किसी निर्माण या मरम्मत कार्य को संपन्न कराने के लिए या सामान की आपूर्ति कराने के लिए या अपने किसी सामान की नीलामी कराने के लिए इन कार्यों को कर सकने वाले, इन कार्यों को करने में सक्षम जो व्यक्ति है या जो संस्था है, फर्म है, उनको सूचना देने के लिए, उनको सूचनार्थ मतलब सूचना देने के लिए सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में निर्धारित शर्तों के साथ में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे हम कहते हैं निविदा। उसे हम क्या कहते हैं, निविदा। अगर इसको हम सरल भाषा में समझे कि कोई भी कार्यालय हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या निजी संस्थान हो, वो अपने किसी निर्माण कार्य को या किसी मरम्मत कार्य को संपन्न कराना चाहते हैं या अपने कार्यालय के अंदर किसी सामान की आपूर्ति कराना चाहते हैं, ठीक है, सप्लाई करवाना चाहते हैं, किसी सामान की सप्लाई करवाना चाह रहे हैं, या फिर हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि जो सामान है उसकी नीलामी करनी है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े गवर्नमेंट कार्यालय होते हैं, जैसे अभी रेलवे है, उसके पास कई सारा सामान इकट्ठा हो गया तो अब उसकी नीलामी कर रहा है। कंस्ट्रक्शन के दौरान कई चीजें ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं जिनको नीलाम कर देते हैं, ठीक है। तो नीलामी करवाने के लिए उस काम को करने में सक्षम व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को, संस्थाओं को, ठीक है, सूचना देने के लिए सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में एक निर्धारित शर्तों के साथ में एक आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, निविदा कहते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को ये निविदा जो है समझ में अच्छे से आ रही होगी कि निविदा का मतलब क्या होता है, टेंडर का मतलब क्या होता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो निविदा है ये कितने प्रकार की होती है। देखिए, निविदा जो होती है बच्चों, सामान्य तौर पर आपको दो प्रकार की सीखनी है। वैसे 3 प्रकार की निविदाएं होती हैं, ठीक है ना। एक सीमित निविदाएं होती है, खुली निविदाएं होती हैं, और एक तीसरे नंबर की ओर होती है अल्पकालीन निविदा। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को 2 निविदाएं अच्छे से समझा रहा हूं। तीसरी निविदा जो है उसको आप आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि वो आपातकालीन परिस्थितियों में या कोई विशेष परिस्थितियों में वो निविदा जारी की जाती है, और कब जारी करी जाती है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि निविदा के प्रकार कितने हैं। तो देखिए, निविदा 2 प्रकार की होती है। एक होती है सीमित निविदा। कौन सी होती है, सीमित निविदा, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं लिमिटेड टेंडर। क्या बोला जाता है, लिमिटेड टेंडर। और दूसरी होती है खुली निविदा। दूसरी कौन सी होती है, खुली निविदा, जिसको हम बोलते हैं ओपन टेंडर, यानी कि खुली निविदा, ओपन टेंडर। ओपन का नाम से आप जैसा जान रहे हो, खुली है, सबके लिए खुली है, और सीमित मतलब कुछ लोगों के लिए सीमित है। तो बेसिक अंतर आप लोग इसको समझे कि खुली निविदा और सीमित निविदा में जो एक अंतर होता है वो होता है रकम को लेकर के, लागत राशि जो रहती है उसको लेकर के। अगर ऐसे काम, कोई ऐसा काम है जो कम राशि का है, कम खर्च का है, तो उसके लिए उस काम को करने वाले जो सीमित लोग होते हैं
उनको पत्र के द्वारा वो सूचना भेजी जाती है और उनसे उनका खर्च जो है वो निविदा के तौर पर पूछा जाता है। तो कम खर्च वाले जो काम होते हैं उनके लिए जो निविदा लिखी जाती है वो कौन सी होती है? सीमित निविदा होती है। कितना खर्च हो? निविदा के लिए जो है 20,000 से 30,000 तक का कार्य अगर संपन्न करवाना है तो उसके लिए फिर ये सीमित निविदा जारी की जाती है। और अगर 30,000 से 1 लाख रुपए या 1 लाख से अधिक का काम होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? खुली निविदा, यानी कि कम राशि का कार्य है तो सीमित निविदा, अधिक राशि का कार्य है तो उसके लिए खुली निविदा। भाई कम काम है तो उस काम को करने वाले सीमित लोगों को पत्र द्वारा वो निविदा उनसे मांग ली जाती है, उनको सूचना दे दी जाती है। लेकिन अगर रकम ज्यादा है, अधिक रुपयों का काम है, लाखों का करोड़ों का रुपयों का काम हो रहा है, तो उसके लिए फिर ओपन करा जाएगा समाचार पत्रों में। उस स्टेट में या उस जिले के अंदर जितनी भी फर्म है, जितने भी लोग हैं उस काम को करने में, वो सबके लिए ओपन किया जाता है ताकि अच्छे से अच्छी क्वालिटी में, गुणवत्ता में उस कार्य को करवाया जा सके। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं निविदा के भेद। निविदा के 2 भेद हैं, एक सीमित निविदा जिसको लिमिटेड टेंडर कहते हैं, दूसरे नंबर पर है खुली निविदा जिसको कहते हैं ओपन टेंडर। यानी कि सीमित निविदा किसको कहते हैं? ऐसे काम जो कम राशि के होते हैं उनकी सूचना उन कामों को करने वाले सीमित व्यक्तियों को पत्र द्वारा सूचित करके उनके व्यय यानी कि खर्च के प्रस्ताव निविदा द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सीमित निविदा। और ये रकम कितनी होती है? 20,000 से लेकर 30,000 तक रुपयों का ये काम होता है। कम रुपयों का काम होता है, कम राशि का काम होता है, इसलिए इनको सीमित लोगों का ही वो निविदाएं आमंत्रित की जाती है। समय इनके लिए होता है 3 दिन के लिए। इनको समय क्या दिया जाता है? 3 दिन के अंदर वो काम करना होता है, क्योंकि छोटा काम होता है, फटाफट आप लोगों को काम करके देना है। दूसरे नंबर पर जो होती है खुली निविदा होती है, ऐसे काम जो अधिक राशि के होते हैं उन्हें पूरा करवाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए, यानी कि उस काम को करने में सक्षम जितनी भी फर्म है, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उनको हम क्या बोलते हैं? खुली निविदा कहते हैं। और ये रकम कितना कार्य होता है? 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का अगर कोई काम है तो उसके लिए 15 दिन की अवधि समय दिया जाता है। और अगर 1 लाख से अधिक का समय, अधिक रुपयों का काम है कोई, तो उसे 1 माह का समय दिया जाता है। इस तरह ये 2 निविदाएं होती हैं, खुली निविदा और सीमित निविदाएं। अभी हम लोग देखते हैं कि जो निविदा है उसका लिखने का उद्देश्य क्या होता है। निविदा का उद्देश्य होता है कि जो कार्य हम करवाने वाले हैं उस कार्य को करने की इच्छा रखने वाले जितने भी इच्छुक व्यक्ति हैं या समर्थ व्यक्ति है, उन सब तक वो सूचना पहुंच सके, इसलिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। और इसका जो उद्देश्य होता है वो यह होता है कि कम से कम खर्च में गुणवत्ता युक्त कार्य करवाया जा सके। यानी कि कम से कम खर्चे में क्वालिटी के साथ में कौन सी ऐसी फर्म है, कौन सी ऐसी संस्था है जो उस काम को कर सकती है, कर सकने में समर्थ है। इसलिए इस निविदा का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि सामान्य तौर पर सार्वजनिक जो कार्य होते हैं उनकी इच्छा, उन काम को करने वाले जो जितने भी लोग होते हैं, उनकी जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, उन सब तक सूचना पहुंच जाए, इसलिए इसको समाचार पत्रों में क्या करा जाता है? आमंत्रित किया जाता है। और इसका उद्देश्य केवल ये रहता है कि कम से कम खर्च में गुणवत्ता युक्त कार्य करवाया जा सके और कार्य करवाने में पक्षपात ना हो। मान ली गवर्नमेंट का कोई टेंडर छूटा है तो गवर्नमेंट के द्वारा जब टेंडर छोड़ा जाता है तो ऐसा ना हो कि वो टेंडर गवर्नमेंट ने अपने ही किसी व्यक्ति को दे दिया है। इसलिए सार्वजनिक तौर पर अखबारों में उस निविदा को प्रकाशित किया जाता है ताकि शहर में, स्टेट में जितने भी लोग हैं उस काम करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं, उन सब से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। तो वहां पर देखिए उद्देश्य रहता है कि कार्य करवाने में पक्षपात न हो, सार्वजनिक कार्य को पूरा करने के जितने भी इच्छुक और समर्थ व्यक्ति हैं उनको कार्य करने का क्या हो सके? अवसर प्राप्त हो सके। तो ये इसके उद्देश्य हैं 3, जिसको आप दिमाग में रखेंगे कि कम से कम खर्च में गुणवत्ता युक्त
युक्त कार्य करवाए जा सके, कार्य करवाने में पक्षपात ना हो, सार्वजनिक कार्य को पूरा करने के इच्छुक और समर्थ व्यक्ति जो हैं उनको कार्य करने का समान रूप से क्या मिल सके, अवसर प्राप्त हो सके, ऐसी स्थिति होती है। और अब देखते हैं हम लोग कि जब निविदा लिखते हैं तो निविदा को लिखते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और निविदा का जो प्रारूप होता है वो क्या होता है। तो देखिए निविदा को लिखते समय सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम एवं पता लिखा जाता है। यानी कि निविदा जिस विभाग, जिस संस्था, जिस कार्यालय के द्वारा जारी की जा रही है या उस आमंत्रित की जा रही है, वहां सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम और उसका पता लिखा जाता है। और उसके बाद में बाईं ओर, यानी कि पत्र के दो भाग होते हैं, ये वाली जो साइड होती है इसे बाईं ओर बोलते हैं और इधर वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं दाहिनी ओर। यानी कि एक जो हमारा राइट हैंड है इसको दाहिनी ओर और जो लेफ्ट हैंड है इसको बोलते हैं बाईं ओर, यानी कि दो तरफ से होते हैं। तो जो बाईं ओर है वहां पर पत्र क्रमांक लिखा जाता है और दाहिनी ओर क्या लिखी जाती है, दिनांक लिखी जाती है। निविदा किस दिनांक को जारी की गई है वहां पर ये निविदा की दिनांक होती है। फिर निविदा सूचना संख्या, यानी कि ऊपर ही ऊपर कार्यालय का नाम होता है। मैं यहां पर इसका एक प्रारूप बनाकर आपको समझाता हुआ चलता हूं, उद्देश्य आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इस चीज को भी ध्यान से समझते हुए चलें कि इसका प्रारूप क्या है। देखिए थोड़ी सी जगह है, इसमें समझा देता हूं। निविदा सूचना का प्रारूप क्या होगा इसको हम सीख लेते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम। क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम। क्या लिखा जाएगा, कार्यालय का नाम एवं पता, नाम एवं पता लिखा जाता है। और उसके बाद में यहां दाहिनी ओर क्या लिखे जाएंगे, पत्र क्रमांक लिखे जाते हैं। और इधर इधर बाईं ओर पत्र क्रमांक और दाहिनी ओर क्या लिखी जाती है, दिनांक लिखी जाती है, जिस तारीख को होते हैं। और फिर यहां बीचों बीच लिखी जाती है निविदा सूचना संख्या, निविदा सूचना संख्या। यहां पर यह संख्या लिखी जाती है कि ये कौन से नंबर की है, निविदा सूचना संख्या लिखी जाती है। यह प्रारूप एक बार मैं फिर से आपको पूरा बना के समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना सा समझिए कि जब निविदा लिखते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है। बाईं ओर पत्र क्रमांक लिखे जाते हैं, दाहिनी ओर दिनांक लिखी जाती है और यहां बीच में लिखा जाता है निविदा सूचना संख्या। तो यहां तक के बिंदु हम लोग सीख रहे हैं कि जब निविदा लिखी जाती है तो निविदा लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहां देखिए कार्यालय का नाम हो गया, बाईं ओर क्रमांक और दाहिनी ओर दिनांक, निविदा सूचना संख्या आ गई। फिर उसके बाद में आती है निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक और समय, यानी कि निविदा को आप कब तक प्रस्तुत कर सकते हो उसकी अंतिम दिनांक उसे दी जाती है कि इस तारीख तक आप इतने समय तक, इतने बजे तक, यानी कि सपोज अगर अपन करें 20 जून को दोपहर 3 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी, तो आपको ये यहां पर निविदा को प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक और समय दिया जाता है। फिर निविदा को खोलने की दिनांक, समय और स्थान दिया जाएगा, यानी कि निविदा को किस दिनांक को खोला जाएगा। 20 तारीख तक आपसे निमंत्रित कर ली तो कहेंगे 30 तारीख को या अगले महीने की 5 जुलाई को, जून जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई को ये आपसे निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं और समय बता दिया जाएगा दोपहर के इतने बजे और स्थान बता दिया जाएगा कि इस स्थान पर ये निविदाएं खोली जाएंगी। तो निविदा को खोलने की जो दिनांक है, समय है, स्थान है, उसका जिक्र किया जाता है। फिर आगे चलकर धरोहर राशि, यानी कि धरोहर राशि का मतलब क्या होता है कि जो भी फर्म जो होती है, सरकार जो भी अपना कार्य करवाना चाहती है, तो जो व्यक्ति उस काम को करना चाहते हैं उनसे धरोहर राशि के रूप में एडवांस कुछ रुपए लिए जाते हैं ताकि वो काम जो है बीच में छोड़कर ना जाए या उस काम को अधूरा छोड़कर ना जाए। इसलिए सरकार उस फर्म के कुछ रुपए अनुमान धरोहर के रूप में उससे पैसे लेती है। तो यहां पर धरोहर राशि का जिक्र होता है और उसके जमा करवाने की प्रक्रिया का निर्देश होता है कि आप धरोहर राशि
किस रूप में देख सकते हो, हमें ड्राफ्ट के रूप में देख सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हमें दे सकते हो, इतने तारीख तक दे सकते हो। तो उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो उसका निर्देश होता है, धरोहर राशि उसके जमा करवाने की प्रक्रिया का निर्देश किया जाएगा। ये सारी बातें यहां अपन विषय वस्तु के रूप में लिखते हैं तब लिखी जाती है। फिर वहां पर वांछित कार्य सामग्री का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, यानी कि जो काम करवाना चाहते हैं उस काम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि हमें इमारत की मरम्मत करवानी है, या हमारे यहां जो सामान पड़ा उसकी नीलामी करवानी है, या किसी सामान की आपूर्ति करवानी है, हमें फर्नीचर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, हमें कुछ और सामान चाहिए, तो उसका स्पष्ट रूप से क्या करा जाता है, उल्लेख किया जाता है। फिर यहां पर देखिए कार्य पर व्यय, यानी कि उस काम पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि का वर्णन किया जाता है। सपोज करो अभी बताया ना 20 से लेके 30,000 तक की जो राशि होगी उसके लिए क्या करी जाएगी, सीमित निविदाएं, और 30,000 से ऊपर की जो होगी तो वो अनुमानित राशि होती है कि ये जो काम हम आपको दे रहे हैं, जो टेंडर दे रहे हैं, इसकी जो राशि या अनुमानित राशि है वो करीब करीब इतनी होगी, 1 लाख हो सकती है, 2.25 लाख हो सकती है, 1.5 लाख हो सकती है, इस तरह से वो अनुमानित राशि दी जाती है। फिर उस कार्य को पूरा करने की अवधि दी जाती है, समय दिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया अवधि और समय कैसी होगी। अगर कोई सीमित निविदा है तो उसके लिए 3 दिन का समय होता है, और अगर 30,000 से लेकर 1 लाख तक का रकम का कोई कार्य है तो उसके लिए 15 दिन की अवधि दी जाती है, और 1 लाख से अधिक का जो काम होगा उसमें 1 माह 1 महीने की अवधि वहां पर दी जाती है। तो कार्य को पूरा करने की अवधि और समय का वर्णन किया जाता है। निविदा प्रपत्र का मूल्य, यानी कि निविदा प्रपत्र का मूल्य क्या होता है कि कॉस्ट देते हैं, यानी कि निविदा का एक प्रपत्र होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो उसकी शर्तें होती हैं, वो शर्तें जो हैं कई बार बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो सबका उल्लेख नहीं कर सकते, तो उसकी अलग से एक प्रपत्र बना लिया जाता है जिसका एक कुछ रुपए लेकर के 100 रुपए 50 रुपए लेकर के वो पत्र दिया जाता है, तो उसका भी उल्लेख किया जाता है कि निविदा प्रपत्र का शुल्क कितना है, 100 रुपए है, 50 रुपए है, ठीक है। निविदा प्रपत्र का मूल्य दिया जाता है। फिर निविदा जारी करने वाला जो अधिकारी होता है उसका पदनाम हस्ताक्षर के साथ उसका सबसे अंत में यहां दाहिनी ओर जो निविदा जारी करने वाला अधिकारी उसका पदनाम और उसके हस्ताक्षर का यहां पर उल्लेख किया जाता है। इस तरह से यहां पर ये वो बातें हैं जिनको ध्यान रखना आवश्यक होता है जब हम निविदा लिखते हैं। फिर देखिए शर्तें क्या क्या होती हैं, यानी कि जब निविदा के लिए कौन कौन सी शर्त होती है मुख्य रूप से, भाई तार द्वारा भेजी गई निविदाएं मान्य नहीं होंगी। पहली कंडीशन लगा दी कि अगर आप तार द्वारा पत्र द्वारा अगर कोई निविदा भेज रहे हो तो वो हमारे लिए मान्य नहीं है। फिर कहेंगे कि जो धरोहर राशि के रूप में जो नकद डिमांड या ड्राफ्ट से ही स्वीकार की जाएगी। जो धरोहर राशि है वो कैसे स्वीकार की जाएगी, नकद डिमांड ड्राफ्ट से ही स्वीकार की जाएगी, चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा, ये कंडीशन लगा दी जाती है। और तीसरा देते हैं कि बिना कारण बताए निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा, यानी कि जिस अधिकारी के द्वारा वो निविदा जारी करी जाती है उसके पास में वो सुरक्षित रहता है कि वह बिना कारण बताए किसी निविदा को क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है, उसे निरस्त कर सकता है। तो अब यहां पर देखिए हम लोग यहां पर ये लिख रहे थे, इसके प्रारूप के बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन सी बातें हमें यहां ध्यान रखनी है। तो निविदा का जब हम लोग प्रारूप बनाएंगे तो यहां पर वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखेंगे। तो यहां लिख लिया हमने, पत्र क्रमांक के बारे में बात होगी, दिनांक के बारे में बात होगी। अब यहां पर जो मेन है वही स्थिति यहां पर क्या करेंगे, कुछ डिटेल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजों के बारे में। जैसे यहां विषय वस्तु लिख रहे हैं तो ये इसकी मेन जो लाइनें हैं वो आ जाएंगी, और उसके बाद में यहां पर एक कॉलम बनाया जाता है जिसमें सबसे पहले क्या लिखी जाती है, क्रम संख्या लिखी जाती है। फिर जो कार्य करवाना है उस कार्य या वस्तु का क्या करा जाता है, विवरण दिया जाता है, जो भी काम किया जाता है उसका विवरण दिया जाता है। और उसके बाद में कार्य का अनुमानित राशि क्या दी जाती है, अनुमानित राशि, और उसके बाद में धरोहर राशि,
धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क, निविदा प्रपत्र शुल्क, निविदा प्रपत्र शुल्क। और उसके बाद में आ जाती है अवधि, दे देते हैं कि अवधि कितनी है, समय, ठीक है। निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक, निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक, और एक लेते हैं निविदा खोलने की दिनांक, निविदा खोलने की दिनांक, ठीक है। इस तरह से ये बातें यहां पर नोट करी जाती हैं। और इसके बाद में यहां इस तरह से कॉलम बना दिया जाता है और ये यहां पर इसका जो है पूरा विवरण दे दिया जाता है। यहां पर शर्तें लिख दी जाती हैं, अगर कम होती है तो यहीं लिख देते हैं, नहीं तो अलग से एक प्रपत्र जाता है। और यहां पर जो निविदा जारी करने वाला व्यक्ति होता है ऊपर हस्ताक्षर आते हैं, यानी कि नाम आता है, फिर उसका क्या आ जाता है, पदनाम आ जाता है। और इस तरह से ये इसका एक प्रारूप है जो कि हमें ध्यान में रखना है। आगे के चलकर हम सारे पत्रों के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पत्र क्या है, ये किस तरह से लिखे जाते हैं, विशेषताएं क्या हैं, प्रारूप क्या है, इनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। फिर इनको लिखना भी सिखाएंगे कि कैसे लिखे जाते हैं, किस तरह से इनको हम लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे विज्ञप्ति को लेकर के। विज्ञप्ति क्या होती है, प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, विज्ञप्ति और अधिसूचना में क्या अंतर होता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।